तो आप लोग काफ़ी सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स को जानते होंगे, जैसे कि अपनी एलेक्सा हुई या फिर ओके गूगल हुआ या फिर हमारा सिरी हुआ। तो अगर मैं एलेक्सा से बोलूं और एलेक्सा क्या हाल है, तो वो रिप्लाई में देगी बढ़िया आप बताओ। या फिर मैं पूछूं एलेक्सा कल का टेम्परेचर क्या होने वाला, कल का मौसम कैसा होने वाला है, वो मुझे बता देगी कल ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं है। तो इस तरह से बता सकती है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज जो है, जो हम आम भाषा बोलते हैं लोगों से बात करने के लिए, वो उसी भाषा में हम एक मशीन से बात कर पा रहे हैं, हम उससे बोल पा रहे हैं, उसी भाषा में जवाब ले पा रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी हिंदी में एलेक्सा से बात करके आपको बताया। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, वो है हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि एलेक्सा कल क्या टेम्परेचर होने वाला है, कल कैसा मौसम कैसा वेदर होने वाला है। अब जो मैंने बोला वो अपनी आम जिंदगी में बोला, जो कि नॉर्मली हम बोलते हैं। अब एलेक्सा ने क्या करा, उसके पास जो है वो उसने हमारी आवाज़ को पहचाना, स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ करा, मतलब जो हमने बोला उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, और उसने देखा कि हमने यहाँ पर टाइप करा है या फिर बोला है, उसको उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया कि कल कैसा वेदर होने वाला है, ये उसने लिख लिया। अब ये लिखने का काम जो है वॉइस से टेक्स्ट में, ये हो गया स्पीच रिकॉग्निशन। अब इसके बाद जो हमने लिखा, अब उस चीज़ को समझने का काम करता है यहाँ पर हमारा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, NLU। तो NLU का इसने यूज़ करा और उसका मीनिंग समझा, हम कहना क्या चाह रहा है उसे समझ में आ गया कि भाई ये बंदा जो है वो टेम्परेचर के बारे में जानना चाह रहा है, वेदर के बारे में जानना चाह रहा है कि कल कैसा वेदर होने वाला है। तो अब उसको जवाब देना है। अब देखो उसने अंडरस्टैंडिंग तो कर ली, नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। अब उसको रिप्लाई देना है, तो रिप्लाई में भी वो नेचुरल लैंग्वेज में ही देगी। तो नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करने वाली है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, NLG। तो NLG का यूज करके उसने हमारी भाषा में रिप्लाई में दे दिया कि कल का मौसम काफी खतरनाक होने वाला है, बारिश पड़ने वाली है, बाढ़ आने वाली है, जो आने वाली है वो सब कुछ वो बता देगी। तो ये पूरी प्रोसेस जो थी वो हो गई हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो व्हाट इज NLP, सबसे पहले NLP के बारे में जानते हैं, जिसको हम प्यार से NLP बोलते हैं, लेकिन है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसके बारे में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ NLP होता क्या है। तो NLP क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि हम यूज़ करते हैं मशीन से बात करने के लिए और नेचुरल लैंग्वेज में बात करने के लिए, ताकि वो हमारी सभी चीज़ें अच्छे से समझ पाए और हमारे चीज़ों को एनालिसिस कर पाए। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हमारी हिंदी में हो गई। तो इस तरह से हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में जो बात करते हैं और उस बात को मशीन समझ भी पाती है, तो ये हमारी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई। अब मशीन को हम इनपुट देने के लिए, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो बात बोल रहे हैं, वो हम कैसे, या तो मुंह से बोल के बता सकते हैं या फिर टाइप करके लिख सकते हैं। जैसे कि आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं आपके फ़ोन में, तो जो आपका ओके गूगल हुआ तो आप उसमें गूगल असिस्टेंट में टाइप करके भी उससे बात कर सकते हो, या फिर बोल के भी अपना कुछ भी काम करा सकते हो या फिर पूछ सकते हो। अब देखो NLP के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। एक है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जिसको प्यार से NLU बोलते हैं, और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, और जिसको हम प्यार से NLG बोलते हैं। मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारा सबसे पहले तो काम है मशीन को हमारी भाषा जो है वो समझ में आनी चाहिए, जो हमने बोला उसका मतलब क्या है उस चीज़ को समझ में आना चाहिए। तो उस चीज़ को समझने को NLU बोलते हैं, और उसका रिप्लाई जो देना उसको वो भी हमें नेचुरल लैंग्वेज में ही देना चाहिए मशीन को। तो वो हमें नेचुरल लैंग्वेज में जो रिप्लाई देती है वो नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करके देती है। तो इसलिए हमने दूसरा नाम, जो दूसरा कंपोनेंट है उसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था। अब मैं पूछो भाई और एलेक्सा क्या हाल है, तो अब वो एलेक्सा समझेगी कि ये उससे हाल पूछ रहा है। तो ये अंडरस्टैंड करने का काम जो हो गया वो NLU का हो गया। अब जो रिप्लाई में देगी वो होगा कि हाँ सब बढ़िया है आप बताओ। तो ये जो इसने रिप्लाई दिया है तो ये हमें नेचुरल लैंग्वेज में दिया है, तो इसने नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का यूज़ करके हमें रिप्लाई दे दिया है। अब देखो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में वो होता है लेक्सिकल एनालिसिस, या फिर मॉर्फोलॉजी भी इसको बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमने बोला है तो उसमें जो पूरा सेंटेंस है उसमें जो वर्ड्स है या फिर फुल स्टॉप है, पंक्चुएशन, सब कुछ हमारे जो भी पूरा सेंटेंस है, जो भी बात है उसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करती है। वर्ड्स में, सेंटेंस में, पैराग्राफ में, उसको अलग अलग टेक्स्ट को जो है वो अलग अलग वर्ड्स और सभी चीज़ों में डिवाइड कर देती है, पैराग्राफ, सेंटेंसेस, वर्ड्स में, ताकि वो आगे उसकी प्रोसेसिंग कर पाए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं वो होता है हमारा सिंटैक्टिक एनालिसिस, जिसको प्यार से हम पार्सिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब जो भी हमने वर्ड बोला
जो भी पूरा सेंटेंस थे जिसमें शब्द वगैरह उसने डिवाइड कर दिए थे अलग अलग उसको, अब उसको सही में वो अरेंज करके देखेगी अपने हिसाब से। तो वो अरेंज करता है और उसका उसका मतलब नहीं निकालती, सिर्फ ग्रामर का यूज़ करके उसको अरेंज करता है कि जैसे कि ये है कि भाई द बॉय गोज टू स्कूल, तो इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। ये मतलब यार ग्रामर का मुझे याद नहीं है कैसा होता था, सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता था आई थिंक। तो उस हिसाब से ग्रामर का यूज़ करके सेंटेंस वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस में अरेंज कर देगी। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह का भी बना सकती है इसको, अगर कंफ्यूजन हो गया था द स्कूल गोज टू बॉय, तो ये जो है वो इसने रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब इसका निकल कर नहीं आएगा, तो ये इस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। मतलब जो है वो परफेक्टली ग्रामर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करके देखेगी, उसको बिल्कुल सही से सेट करके देखेगी। अगर जैसे कि ये हो गया द स्कूल गोज टू बॉय, तो ये तो अलग हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट पहला आ गया, वर्ब बीच में, ठीक है, लेकिन इसमें ये पीछे आ गया हमारा जो सब्जेक्ट था, तो इस चीज़ को ये रिजेक्ट कर देता है। अब आता है सेमेंटिक एनालिसिस, तो इसमें क्या होता है, इसने पूरा बिल्कुल परफेक्टली सेंटेंस बना दिया, कोई बात नहीं, इसने सही से बना दिया द बॉयज गोज टू स्कूल। अब वो उसका सच में मीनिंग चेक करती है, क्या भाई ऐसा सच में होता है या फिर नहीं, या पॉसिबल है या फिर नहीं। जैसे कि सेंटेंस है, जैसे हॉट आइसक्रीम, गर्म आइसक्रीम, आइसक्रीम गर्म कैसे हो सकती है, वो अलग बात है कि भाई गर्म हो गई, लेकिन वो पिघलने के बाद वो आइसक्रीम नहीं रह जाएगी, वो पानी हो जाएगा, तो गर्म आइसक्रीम कभी हो ही नहीं सकती। तो इस तरह के मीनिंग को भी ये रिजेक्ट कर देगा और इस तरह की चीज़ों को भी वो चेक करेगा। अब आता है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। अब जैसे कि आप यहाँ पर एलेक्सा का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमने टेम्परेचर पूछा कि एलेक्सा कल का वेदर कैसा होने वाला है, उसने बता दिया कल धुआंधार बारिश होने वाली है, बिजली चमकने वाली, ये सब होने वाला है, सब कुछ बता दिया, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, आपने जैसे उसने बताया, अब उसके बाद आपने बोला कि परसों क्या होगा, आपने क्या बोला, परसों क्या होगा, आपने ये नहीं पूछा परसों क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने पहले उसको बता दिया हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि मैं परसों के बारे में जो पूछ रहा हूँ वो वेदर के बारे में ही पूछ रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये आपके जो पहला वाला बिहेवियर था, पहला वाला जो आपका सेंटेंस था, उससे को रिलेट करके देखेगा, और उसको को रिलेट करने के बाद जो आपने छोटा सा या फिर शॉर्ट में सेंटेंस बोल दिया, फिर उसके मीनिंग को वो समझ जाएगा, अच्छा आप वेदर के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि वही था कि द बॉय गोज टू स्कूल, तो ये हो गया। अब फिर बाद में आपने लिखा ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो अब ही का मतलब क्या है, कौन है इंटेलिजेंट, तो वो पहले सेंटेंस को चेक करेगा कि द बॉय को आप बोल रहे थे वो स्कूल जाता है और वो एक अच्छा इंटेलिजेंट लड़का है, तो समझ जाएगा कि आप उसी बॉय के बारे में बात कर रहे हो। अब प्रेगमेंटिक एनालिसिस में क्या होगा, वो सब कुछ मिला जुलाकर जो आपके ये पीछे स्टेप्स हुए हैं उसको ओवरऑल एनालिसिस करके देखा कि हाँ भाई सब कुछ सही से काम हो गया या फिर नहीं, मीनिंग वगैरह हमारा निकल कर आ रहा है या फिर नहीं। उसके बाद वो हमें रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से वो देखेगा कि इस तरह की चीज़ें होती है या फिर नहीं, सेंटेंस बना या फिर नहीं, वो सब चेक करके हमें बता देगा। एप्लीकेशंस क्या है एनएलपी की, कहाँ कहाँ हम एनएलपी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। तो एनएलपी का हम यूज़ कर सकते हैं स्पीच रिकॉग्निशन में, मतलब हम जो बोलते हैं उसको यहाँ पर वो पहचानना, हमने क्या बोला उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, इस तरह के स्पीच रिकॉग्निशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। तो ये आप समझ गए होंगे। और जो हमने बोला उसको टेक्स्ट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना या फिर मशीन जो समझ जाए उस फॉर्मेट में चेंज कर देना, तो वो हमारा स्पीच रिकॉग्निशन है। जो हम बोल रहे हैं उसको यहाँ पर मशीन को समझने वाली लैंग्वेज में चेंज कर देना। अब चैटबॉट भाई आगे 2-3 बार और आएगा, डिटेल में भी आएगा, इससे लास्ट वाली यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट में भी चैटबॉट्स के बारे में बता चुका हूँ। हम चैटबॉट में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब चैटबॉट में आगे आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली यूज़ करके भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट में समझ लो, आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे अगर आपको चैटबॉट के बारे में अभी भी नहीं पता है तो। तुम चैटबॉट जो है वो जैसे व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हो, आप इंसान हो, सामने जो बैठा है वो भी इंसान है, लेकिन यहाँ पर चैटबॉट में क्या होगा, आप चैट कर रहे हो लेकिन सामने वाला इंसान नहीं होता, एक मशीन होती है, रोबोट होता है जो आपसे बात करता रहता है। तो यही हो गई हमारी चैटबॉट। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, आपका सिरी हो गया, यहाँ पर आपका एलेक्सा हो गया, ये सभी गूगल असिस्टेंट का भी हम वर्चुअल असिस्टेंट्स का भी हम यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। इसी का ही एग्जांपल से मैं आपको ये सभी चीज़ें समझाता हुआ आ रहा था। और यहाँ पर है कैरेक्टर रिकॉग्निशन, हम OCR का भी यूज़ करते हैं, आपने काफ़ी बार यूज़ भी करा होगा नोट्स वगैरह को और एडिटेबल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। जैसे कि आपके पास किसी ने आपको
ये नोट्स दे दिए, जैसे कि मैंने ये अपनी नोट्स प्रिंट कर रखे हैं जो कि आपको दिखा रहा हूँ। अब ये आपके पास पेपर है, आपने इसको स्कैन करा और फोटो वगैरह क्लिक कर दिया, अब आपके फ़ोन में आ गया। अब इसको एडिट करना है, आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने फ़ोटो कैप्चर कर रखा है। भले से आपने PDF बना लिया इसके स्कैन करके, लेकिन एडिट नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पर हम OCR का यूज़ करता है, जो कि टेक्स्ट जो लिखा है उसको समझता है, कि रिकॉग्नाइज करता है कि अच्छा ये A लिखा है, ये B लिखा है, और उस तरह से उसको एडिटेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है, जिसको हम एडिट कर सकते हैं, उसको कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं और कुछ चीज़ हटा वटा भी सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने में भी हम यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं अगर काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, उसमें हमें जैसे कि किसी का नेम चाहिए, किसी कंपनी के नेम्स चाहिए, तो हम एक क्लिक में सभी कंपनीज के नेम एक साथ निकाल कर रख सकते हैं। क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या है, वो जो भी लिखा हुआ है, जो भी हमारी सब कुछ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पैराग्राफ सेंटेंस वगैरह में, उस चीज़ को समझ सकता है कि क्या लिखा है। जो काम उस आप एक इंसान को दे सकते हो कि भाई मुझे इसमें से सभी कंपनी के नाम निकाल के दो, वो काम आपकी वो मशीन भी कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, क्योंकि वो अब समझ चुकी है आपने क्या लिखा है, और ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब ये है मशीन ट्रांसलेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। आपने काफ़ी सारे ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हो, गूगल के ट्रांसलेट वगैरह, हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी, हिंदी में चाइनीज़, चाइनीज़ में जैपनीज़, इस तरह की चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका ये फ़ायदा है कि आप बड़े से बड़े पैराग्राफ को एक साथ दे दो, एक सेकेंड में, एक चुटकी में ये ट्रांसलेट करके दे देता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। या फिर आपने पूरी 10-20 पेज की PDF अपलोड कर दी, उसने हाथों हाथ आपको ट्रांसलेट करके दे दी। ऑटो करेक्शन में यूज़ करते हैं आप, जैसे कि आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में ऑटो करेक्शन ऑन होता है, आप हिंदी में टाइप करते हो और क्या हाल है, वो टाइप कर देता है एंड हॉल हेल, ऐसा मतलब अपने आप ही करेक्ट कर देता है। तो ऑटो करेक्शन भी तभी कर सकता है जब आप लिख रहे हो, उस चीज़ को समझ पाए आपने क्या लिखा है, पहला आप क्या बात कर रहे थे, उस हिसाब से वो आपको ऑटो करेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो आप। और यहाँ पे ऑटो करेक्शन में भी होगी, आपके टेक्स्ट के प्रिडिक्शन में भी आता है। जब आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड में टाइप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है अगला वर्ड आपको क्या यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आई लव, आगे वो अपने आप सजेस्ट कर देगा कि आपको आगे क्या लिखना है, माई सेल्फ लिखना है, इस तरह की चीज़ें वो लिख के दे देता है। ईमेल फिल्टरिंग, तो यहाँ पर आपको ईमेल्स आते हैं, तो ईमेल्स को वो फिल्टर कर देता है कि कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, प्राइमरी में, सोशल में, प्रमोशन में, स्पैम्स में। अब भाई जब ईमेल आया, उस ईमेल में जो चीज़ लिखी है उस चीज़ को समझ पाए तभी तो वो उसको फिल्टर कर पाएगा। तो यहाँ पर ईमेल फिल्टरिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं।